नमस्कार। आज का आपका टॉपिक रहेगा रेक्टिफिकेशन एरर के बारे में बात करेंगे, यानी अशुद्धियों के सुधार किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट बात करेंगे कि अशुद्धि सुधार की प्रोसेस क्या होती है, अशुद्धि सुधार क्या होता है। उसके अलावा इसके स्तर के बारे में बात करेंगे। फिर जो आपका सस्पेंस अकाउंट होता है वो किस प्रकार से ओपन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से अशुद्धि सुधार का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो भी साथी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की क्लासेस ले रहे हैं तो वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी क्लास अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चलाई जा रही है जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ में नोट्स रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब से ये क्लासेस मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है आपको, ताकि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके संबंध में वीडियो प्लस आपका पीडीएफ प्लस एमसीक्यूज आपको बाइलिंगुअल मिल सके। स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन एरर है, तो रेक्टिफिकेशन एरर क्या होता है, जैसे ही अपन जो भी व्यवहार होता है उसका जर्नल में उसकी एंट्री की जाती है, सहायक बहियाँ तैयार की जाती है, ठीक है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। लेकिन कई बार कुछ गलतियां हो जाती है तो इसके कारण से जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसका योग नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की गलती को दूर करने हेतु रेक्टिफिकेशन एरर किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी लेखांकन प्रक्रिया में पूर्ण सावधानी व चतुराई रखने के पश्चात भी अशुद्धि रह सकती है, अतः इनको सुधारने हेतु मिटाकर या काटकर इनको सही नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से खातों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। यानी जैसे ही लेखांकन प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको जो गलती होती है, एरर होती है, उसको काटा नहीं जा सकता है। यानी उसको जो भी रूल्स है अकाउंटिंग उसके अकॉर्डिंग यानी विपरीत एंट्री करके उनका सुधार किया जाता है, यानी उनको काटा नहीं जा सकता है। अगर काटेंगे ओवरलैपिंग करेंगे तो खातों की जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो जाएगी। अतः अशुद्धियों का सुधार समायोजन प्रविष्टियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, यानी जो भी एरर होती है उसका जो रेक्टिफिकेशन होगा वो एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से किया जाना चाहिए। और देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसकी नेचर एवं सुधार के स्तर है, प्रकृति एवं सुधार के कौन कौन से स्तर है। तो इसमें दो स्तर होते हैं, एक तो अशुद्धि की प्रकृति है, यानी सुधार के स्तर दो है। और प्रकृति देखते हैं तो अशुद्धि की प्रकृति है, अशुद्धियों की सुधार की अवस्थाएं हैं, और फिर है अगली लेखा अवधि में अशुद्धि सुधार है। हम इनको देखते हैं, पहले प्रकृति देखते हैं, यानी अशुद्धियों की प्रकृति। एक तो पक्ष तो आपकी एक पक्षीय अथवा तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि, यानी अशुद्धि है एक तो एक पक्ष सिंगल होती है, यानी एक पक्षीय अथवा तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि होती है। दूसरी है द्विपक्षीय अथवा तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धि। ठीक है, तो द्विपक्षीय जो अशुद्धियां होती है वो तलपट को कई बार तलपट को प्रभावित नहीं करती है, जैसे भूल की अशुद्धि है, सैद्धांतिक अशुद्धि है, और आपका अभी देखेंगे वो कौन कौन सी अशुद्धियां आती है। नेक्स्ट है अशुद्धियों के सुधार की अवस्थाएं, यानी इनकी स्टेज कौन कौन सी होती है। एक तो होता है आपका, यानी एक तो तलपट बनाने से पूर्व अर्थात उचंती खाता खोलने से पूर्व क्या है, यानी जो स्तर होता है, एक तो होता है तलपट बनाने से पूर्व अथवा उचंती खाता खोलने से पूर्व, और सेकंड होता है आपका तलपट बनाने के बाद अर्थात उचंती खाता खोलने के बाद परंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धि सुधार। यानी अशुद्धि सुधार दो स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट तो होगा आपका तलपट बनाने से पूर्व अर्थात उचंती खाता खोलने से पूर्व, और एक होता है आपका तलपट बनाने के बाद या उचंती खाता खोलने के बाद परंतु अंतिम खाते यानी आपके जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं उससे पूर्व अशुद्धि सुधार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगली लेखा अवधि में अशुद्धि सुधार है। तो यदि उचंती खाता चिट्ठी में दिखाया गया है तो किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, और फिर है यदि उचंती खाता लाभानी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसका किस प्रकार से उसका लेखांकन या किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब इसकी पहले तो बेसिक देख चुके हैं, अब प्रोसेस देखते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, यानी प्रोसेस एंड प्रक्रिया। फर्स्ट आपका एन तलपट बनाने से पूर्व अर्थात उचंती खाता खोलने से पूर्व अशुद्धि सुधार है, यानी फर्स्ट नंबर की है, और सेकंड नंबर की आपके तलपट बनाने के बाद उचंती खाता खोलने के बाद तथा अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धि सुधार किस प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट देख रहे हैं तलपट बनाने से पूर्व, यानी उचंती सस्पेंस अकाउंट खोलने से पूर्व अशुद्धि सुधार है। फर्स्ट है इसमें एक पक्षीय अशुद्धि सुधार है, किसी खाते में अधिक राशि की पोस्टिंग अथवा अधिक या कम आगे ले जाना। यानी अब एक पक्षीय गलती किस प्रकार से होती है, या तो किसी खाते में अधिक राशि की पोस्टिंग हो जाए या खतौनी हो जाए, या अधिक या कम आगे ले जाया गया है एंड फॉरवर्ड किया गया है। सहायक जो आपकी सब्सिडी बुक्स होती है यानी सहायक बहियों का
सहायक भुइयों का योग कम या ज्यादा लगना आदि यह तलपट के योग को प्रभावित करता है। अब इसमें रेक्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है यानी सुधार की प्रक्रिया क्या है, वो किस प्रकार से इसका सुधार करेंगे वो देखते हैं। देखो, यानी सुधार की प्रक्रिया है। अब इसमें से चार चार आपके सामने सिचुएशन दे रखी है। अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसा करना है। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में डीआर अगर डीआर कम हुआ है तो पुनः अंतर की राशि से डीआर करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने मशीनरी नगद में खरीदी है। ठीक है, एंट्री कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे 5,000 से यानी आपने 5,000 से एंट्री कर दी है, लेकिन आपको करनी थी किसी कितने से 6,000 से। 1,000 रुपये आपने मशीनरी में डेबिट कम किया है। ठीक है, कितना कम किया है, 1,000 रुपये कम किया है, तो 1,000 रुपये से मशीनरी को पुनः डेबिट कर देंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है, अगर डीआर कम हुआ है तो अंतर की राशि से डेबिट कर देंगे। फिर अगर सीआर कम हुआ है तो पुनः अंतर की राशि से सीआर कर देंगे। अगर ये केस अगर यहाँ पे 5,000 करना था, अगर 4,000 होता है तो अंतर की राशि 1,000 रुपये से इसको पुनः सीआर कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर डीआर अधिक हुआ है तो पुनः अंतर की राशि से सीआर करेंगे। ये इसका जस्ट विपरीत है। जैसे इसमें ये बता रखा है, अगर आपको यानी मशीनरी अकाउंट को आपको 6,000 से डेबिट करना था। ठीक है, गलती से आपने 7,000 से इसको डेबिट कर दिया। अब 1,000 रुपये ज्यादा कर दिया है, तो सुधार जो आपकी प्रविष्टि होगी एडजस्टमेंट एंट्री होगी या सुधार प्रक्रिया होगी, तो उससे आपको जो मशीनरी अकाउंट पहले आपने 6,000 से डेबिट किया था, सॉरी 7,000 से डेबिट किया था, करना था 6,000 से, 1,000 रुपये से आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया है। तो इसका जो आप सुधारात्मक प्रविष्टि करेंगे तो अंतर की राशि यानी 1,000 रुपया है उसको आप सीआर कर देंगे। और ये भी जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। अगर सीआर अधिक हुआ है, क्या है, अगर सीआर ज़्यादा हुआ है यानी यहाँ पे मशीनरी में आपको 6,000 करना था और गलती से 7,000 कर दिया है, तो आपको जो अंतर की राशि 1,000 रुपया है उसको उस राशि से डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, तलपट बनाने के बाद अर्थात उचंती खाता खोलने के बाद परंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धि सुधार किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। एक पक्षीय अशुद्धियों में सुधार देख रहे हैं। पहले किसका देख रहे हैं, एक पक्षीय अशुद्धियों में सुधार। तलपट के अंतर से उचंती खाता बनाने के बाद यदि एक पक्षीय अशुद्धियों का पता चलता है, यानी तलपट से उचंती खाता बनाने के बाद यदि एक पक्षीय अशुद्धियों का पता चलता है तो उसे उचंती यानी सस्पेंड अकाउंट के माध्यम से दोहरा लेखा प्रणाली से एंट्री कर अशुद्धि सुधार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका योग संबंधी अशुद्धि है, गलत पक्ष में खतौनी है, सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी है। ये कंप्लीट होते हैं आपका प्रैक्टिकल। अभी तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जब आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। योग संबंधी अशुद्धि है यानी टोटल संबंधी जो एरर है किस प्रकार से होती है, यानी योग कम या अधिक या आगे ले जाया गया है या कम या अधिक खताया गया है, तो यदि किसी मद को किसी पक्ष में कम लिखा गया है, यह महत्वपूर्ण है, यदि किसी मद को किसी पक्ष में कम लिखा गया है तो उसी पक्ष में लिखकर विपरीत पक्ष में उचंती खाता ओपन कर देना चाहिए तथा योग ज्यादा है तो उपरोक्त अनुसार विपरीत प्रक्रिया होगी। अब इसमें यह कह रखा है, यानी यदि किसी मद में किसी किसी पक्ष में कम लिखा गया है, जैसे मशीनरी को यह देख रहे हैं, यानी मशीनरी को पहले 6,000 से डेबिट करना था, गलती से 5,000 से डेबिट कर दिया गया है। अब 1,000 रुपये से कम डेबिट किया गया है, तो 1,000 रुपये लिख देंगे और फिर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट कितना 1,000 होगा। और अब नेक्स्ट है, अगर उसी पक्ष में लिखकर विपरीत पक्ष में उचंती खाता ओपन कर देना चाहिए तथा योग ज्यादा हो। अगर योग ज्यादा है, मशीनरी को 6,000 से डेबिट करना था, गलती से 7,000 से डेबिट कर दिया है, 1,000 रुपये से उसको पुनः क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1,000 रुपये से टू मशीनरी अकाउंट, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलत पक्ष में खतौनी है, सही पक्ष में खतौनी करनी होगी। अगर आपको डेबिट करना है, अपने डेबिट साइड में खतौनी ना करके सीआर में कर दी है, तो आपको डेबिट साइड में खतौनी करनी होगी। नेक्स्ट है, सही खाते के गलत पक्ष में खतौनी, यानी आपका जो अकाउंट्स है उसके सही पक्ष में आपको खतौनी करनी थी लेकिन आपने गलत पक्ष में खतौनी कर दी है, तो इसका सुधार किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें सुधार सही खाते के सही पक्ष में वह गलत राशि के योग से राशि लिखकर लेखा किया जाएगा तथा विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, यानी अभी तो थ्योरेटिकल देख रहे हैं, अब प्रैक्टिकल देखेंगे, इससे आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे।
देखो इसमें इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो है यानी डेबिट पक्ष से संबंधित मद है, और क्रेडिट यानी सीआर पक्ष से ये है, और ये है आपका डेबिट पक्ष से संबंधित मध्य है। अब इनमें कौन कौन सी मध्य दे रखी है वो देखते हैं। एक तो आपका परचेज दे रखा है, एक आपका सेल्स रिटर्न दे रखा है, एक्सपेंसेज दे रखे हैं, संपत्तियां दे रखी है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, और डेटर्स दे रखे हैं। इधर सीआर साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका सेल्स दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, इनकम दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है, बीपी दे रखा है, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें बता रखा है यानी योग संबंधी अशुद्धियों का सुधार का सारांश बता रखा है। तो यहाँ पे मद है, यानी मद दे रखी है, योग कम लगने या अशुद्धियों का सुधार है, योग अधिक लगने पर हुई अशुद्धियों का सुधार है। ठीक है, यानी योग कम लगने पर अशुद्धियों का सुधार है, योग ज्यादा लगने पर अशुद्धियों का सुधार किस प्रकार से किया जाएगा वो देखते हैं। फर्स्ट है क्रय बही या क्रय खाता है आपका परचेज बुक या परचेज अकाउंट है। ठीक है, अगर परचेज अकाउंट या क्रय बही में अगर योग कम लग जाता है तो अशुद्धियों का सुधार किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसमें किया जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे। अगर योग अधिक लग गया है क्रय खाता है क्रय बही में तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी। फिर क्रय वापसी बही या क्रय वापसी खाता है परचेज रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न अकाउंट है, तो इसकी अगर योग कम लगा है तो इसकी एंट्री होगी आपकी सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। और अगर योग ज्यादा लगा है तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। फिर है सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट है, योग कम लगा है तो सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, और अगर योग ज्यादा लगा है तो सेल्स टू सस्पेंड अकाउंट कर देंगे। फिर आपका बिक्री वापसी बही या सेल्स रिटर्न अकाउंट है, अगर योग कम लगा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, और अगर योग ज्यादा लगा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका असेट्स खाते यानी संपत्ति खातों के बारे में बात करें, अगर संपत्ति का योग कम लगा है तो उसके एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा, और अगर योग ज्यादा लगा है तो जस्ट इसका विपरीत होगा, सस्पेंस टू असेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रोकड़ खाता, रोकड़ बही या रोकड़ खाता है यानी कैश बुक अकाउंट है, अगर योग कम लगा है तो केस ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा, और अगर योग ज्यादा लगा है तो इसका जस्ट विपरीत होगा, सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू केस बैंक डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, बोला आपका 7th नंबर की मद है देनदारों की सूची या खाता है, यानी डेटर्स लिस्ट अकाउंट है, यानी डेटर्स अकाउंट है। डेटर्स अगर योग कम लगा है तो इसको डेबिट कर देंगे डेटर्स को, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, और अगर योग ज्यादा लगा है तो उसका इसका विपरीत होगा, सस्पेंड टू डेटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यानी बिल्स रिसीवेबल खाता है, बिल्स रिसीवेबल भैया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, अगर योग कम लगा है तो एंट्री हो जाएगी क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और योग अगर ज्यादा लग गया है तो सस्पेंड टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। वो लास्ट में आपका है बीपी भाई या बिल्स पेबल अकाउंट है, अगर योग कम लगा है तो सस्पेंस टू बीपी होगा, और अगर योग ज्यादा लग गया है तो बीपी टू सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सुधारात्मक प्रविष्टि करनी है। अब इसको देखते हैं, द्विपक्षीयों का सुधार, ये महत्वपूर्ण है। एक पक्षीय अशुद्धि देख चुके हैं, अब है द्विपक्षीय अशुद्धि में सुधार है, रेक्टिफिकेशन ऑफ डबल साइड एरर्स है, दो या दो से अधिक खातों के पक्षों पर प्रभाव डालने वाली अशुद्धि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है वो देखते हैं। पहला तो है कि संबंधित व्यवहार की सही प्रविष्टि करेंगे, यानी पहला प्रोसेस होगी अगर आपके द्विपक्षीय कोई गलती हो रही है या एरर है तो जो एंट्री होनी चाहिए यानी सही प्रविष्टि क्या होगी वो करेंगे। फिर उपयुक्त व्यवहार की गलत प्रविष्टि यानी रॉन्ग प्रविष्टि क्या की गई है वो करेंगे, और दोनों प्रविष्टियों के आधार पर अशुद्धि सुधार की प्रविष्टि की जाएगी। ठीक है, यानी दोनों के आधार पर अशुद्धि सुधार की प्रविष्टि करेंगे। नेक्स्ट आपका यानी गलत खाते के सही पक्ष में लेखा, क्या है गलत खाते के सही पक्ष में अगर लेखा हो जाता है, पोस्टिंग इन करेक्ट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट, यानी इस स्थिति में खाते को सही पक्ष में एवं गलत खाते को विपरीत पक्ष में लिखकर अशुद्धि सुधार की प्रविष्टि करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे जब आपका क्लियर होगा। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है नाम है देवधर, क्या नाम है देवधर, यानी देवधर से 500 रुपए का माल खरीदा जिसका लेखा देवदास, किसके देवदास के खाते में क्रेडिट किया गया है। अब 500 रुपए से देवधर से 500 रुपए का माल खरीदा था,
लेकिन गलती से उसका लेखा देवदास के खाते में सीआर कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। पहले तो अब इसकी सुधारात्मक प्रविष्टि करेंगे, पहले तो सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए वो आपको करनी है। ठीक है, देवदर से 500 उधार माल खरीदा है तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू देवदर्श अकाउंट, कितने से हो जाएगी 500 रुपये से। ठीक है, सही एंट्री तो आपकी ये हो जाएगी, राइट। और गलती से रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, यानी जिसका लेखा देवदास के खाते में सीआर कर दिया गया है, तो परचेज में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो देवधर को यहाँ पे सीआर करना था गलती से देवदास को कर दिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू देवदास अकाउंट। ठीक है, यानी ये आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई। ठीक, अब इसमें सुधार प्रविष्टि करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखना है। तो अब इसमें से गलती से देवदास को सीआर कर दिया गया है तो इसको डेबिट कर देंगे, विपरीत कर देंगे, तो देवदास अकाउंट डेबिट टू देवधर्ष अकाउंट, कितने 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 रुपए से, यानी 500 रुपये से ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका यानी भूल की अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशंस। इस स्थिति में व्यवहार की जनरल प्रविष्टि करनी चाहिए, यानी अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को लिखने से भूल जाते हैं तो जो भी व्यवहार हुआ है उसकी जनरल प्रविष्टि आपको करनी होगी। अब उदाहरणार्थ देखते हैं, यानी एग्जाम्पल के रूप में देखे तो कैलाश को 600 रुपये का माल बेचा था जिसकी प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में नहीं की गई थी। अब संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। अब कैलाश को 600 रुपये का माल बेचा है तो एंट्री हो जाएगी आपकी, यानी माल उधार भी बेचा जा जाता है, वहाँ पे नाम आता है, अगर केस में होता तो केस आ जाता है, तो कैलाश अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए से कितने का माल बेचा, 600 रुपये का। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अगर भूल की अशुद्धि हुई है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी रियल एंट्री होनी चाहिए, वास्तविक सही एंट्री होनी चाहिए, वो एंट्री आपको कर देनी है। नेक्स्ट है गलत सहायक पुस्तकों में लेखा, यानी जो आपके सब्सिडरी बुक्स होती है, अगर जो 8 प्रकार की आपकी सब्सिडरी बुक्स है, अगर उनमें आपको परचेज में लेखा करना था, गलती से आपने परचेज रिटर्न में कर दिया है, सेल्स रिटर्न में कर दिया, वट जो भी हो, यानी गलत सहायक वहियों में आपने अगर लेखा कर दिया है तो उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, यानी एंट्री इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स है, इसके अंतर्गत प्रविष्टि सुधार प्रक्रिया ऊपर समझाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस अपनाई जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो गोविंद को 30,000 रुपये का माल बेचा जिसको गलती से क्रय बही में लिख दिया गया। ठीक है, यानी गोविंद को कितने रुपए का माल बेचा था, 30,000 रुपये का माल बेचा था जिसको गलती से क्रय बही में लिख दिया गया है। पहले तो इसकी सही एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो सही एंट्री करेंगे और गलत प्रविष्टि क्या हुई है, रॉन्ग प्रविष्टि क्या हुई है वो देखेंगे, और फिर इसका सुधारात्मक प्रविष्टि करेंगे। क्या करेंगे, इनकी सुधारात्मक प्रविष्टि करेंगे। देखते हैं सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए। 30,000 रुपये का माल बेचा है तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी रियल एंट्री तो ये होगी आपकी सही, तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 से, लेकिन गलती से क्या कर दिया है, इसको क्रय बही में लिख दिया गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, 30,000 से। अब इसकी सुधारात्मक प्रविष्टि किस प्रकार से होगी आपकी, यानी गोविंद को आपको 30,000 से डेबिट करना था, आपने किया नहीं। ठीक है, और आपने इसको गलती से सीआर कर दिया, तो आपको 30,000 से डेबिट करना वो भी नहीं किया, गलती से इसको सीआर कर दिया है, स्वाभाविक है कि डबल बार कर दिया है, तो राशि आपकी जो गोविंद है वो 60,000 से डेबिट हो जाएगा। कितनी राशि से हो जाएगा, 60,000 से डेबिट हो जाएगा, तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू 60,000 हो जाएगा। फिर जो आपका परचेज है, यानी जब परचेज को आपने गलती से 30,000 डेबिट कर दिया था, अब इसको सीआर करना है सुधारात्मक प्रविष्टि के लिए, टू परचेज अकाउंट 30,000 से हो जाएगा। वो जो सेल्स अकाउंट था आपका उसको सीआर करना था, लेकिन आपने उसको सीआर नहीं किया था, तो अब उसको पुनः सीआर करना है, तो उसको 30,000 से आप सीआर कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपकी एंट्री गोविंद अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स अकाउंट हो जाएगी। 30 तो आपके टू में आ जाएंगे और डेबिट में आपके गोविंद में 60,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सुधारात्मक प्रविष्टि हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि अशुद्धि सुधार का अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। यानी अशुद्धि सुधार पर अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। यानी अब इसमें स्वाभाविक है, अगर अशुद्धि सुधार में अब उसमें देखेंगे कि किस साइड में अगर डेबिट में ज़्यादा होता है या कम होता है, तो क्या यानी सकल लाभानी में वृद्धि होगी या कमी होगी, या निवल लाभानी में कमी होगी या वृद्धि को देखेंगे। फर्स्ट तो आपका अशुद्धि सुधार का अंतिम खातों पर प्रभाव है, सकल लाभ पर प्रभाव देखेंगे पहले, यानी ग्रोस प्रॉफिट, किस पर, ग्रोस प्रॉफिट या लॉसेज। ठीक है, यानी लॉसेज का जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो ग्रोस लॉस, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो ग्रोस लॉस है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ग्रोस लाभ हानि यानी सकल लाभ हानि व्यापार खाते से प्राप्त होता है, और अगर शुद्ध यानी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर याद करना हो तो वो आपका पी एंड एल अकाउंट से प्राप्त होगा। किससे होगा, पी एंड एल अकाउंट से
ये राशि प्राप्त होगी। तो फर्स्ट देखते हैं सकल लाभ पर प्रभाव हुआ है। तो व्यापार खाते से संबंधित कोई मद अगर सुधार प्रविष्टि के कारण, ये महत्वपूर्ण है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित कोई मद अगर सुधार प्रविष्टि के कारण डेबिट होती है, क्या होती है, डेबिट होती है, तो सकल लाभ की राशि घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट की मदें होती है वो एक्सपेंसेज होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से अगर स्वाभाविक का खर्चे बढ़ेंगे ज़्यादा तो जो आपका ग्रोस लाभ है वो कम हो जाएगा। अगर जस्ट इसके विपरीत होता है यानी सीआर होता है तो आपका सकल लाभ में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि सीआर साइड में लाभ और रेवेन्यू आती है। अगर सुधार प्रविष्टि के कारण डेबिट होती है तो सकल लाभ की राशि घट जाएगी। इसके विपरीत यदि मद क्रेडिट होती है तो सकल लाभ की राशि बढ़ जाएगी, ठीक है। सकल लाभ की राशि का कुल प्रभाव शुद्ध लाभों पर जो का त्यों पड़ता है, क्योंकि सकल लाभ में जितनी वृद्धि होगी इतना ही आपका जो नेट प्रॉफिट होगा या लॉसेज होगा वो जो का तो सेम उन पर प्रभाव पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपको शुद्ध लाभ पर प्रभाव या नेट प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पी&एल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यदि कोई मद डेबिट होती है, ठीक है, तो पी&एल अकाउंट में भी जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं तो वो भी आपके इसमें अगर डेबिट होती है कि एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो डेबिट साइड में आते हैं। अगर कोई डेबिट होती है, खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि शुद्ध लाभ घटेगा, तथा क्रेडिट इसके विपरीत होता है तो स्वाभाविक है कि आपका शुद्ध लाभ बढ़ेगा, क्योंकि इसमें रेवेन्यू और आपके जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपका सीआर साइड में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका चिट्ठे पर प्रभाव यानी बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे। तो चिट्ठे से संबंधित अगर कोई मद डेबिट होती है, ये महत्वपूर्ण है, अगर चिट्ठे से संबंधित कोई मद डेबिट होती है यानी चिट्ठे में जो डेबिट वाली मदें होती है वो असेट साइड में आती है, और जो सीआर वाली जो मदें होती है वो लायबिलिटी साइड में आती है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई मद डेबिट होती है तो संपत्ति बढ़ेगी एंड एसेट्स में इंक्रीज होगा तथा दायित्व कम होंगे, यानी अगर एसेट्स बढ़ेगी तो स्वाभाविक है दायित्व कम होंगे। तथा अगर इसके विपरीत होता है यानी क्रेडिट होता है अगर कोई मद सुधारात्मक प्रविष्टि के बाद में, लायबिलिटीज बढ़ेगी और इसके विपरीत संपत्ति घट जाएगी। अब इसमें नोट देर क्या है, शुद्ध लाभ पर सुधार प्रविष्टि के कारण क्या है, यानी शुद्ध लाभ पर सुधार प्रविष्टि के कारण पड़ने वाला प्रत्येक प्रभाव पूंजी पर पड़ता है, यह महत्वपूर्ण है। अगर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट जैसे आप पिंडल अकाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट की राशि व्यापारी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और जितना लॉसेज हुआ है वो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि शुद्ध लाभ पर सुधार प्रविष्टि के कारण पड़ने वाला प्रत्येक प्रभाव पूंजी पर यानी कैपिटल पर पड़ता है। शुद्ध लाभ बढ़ने से पूंजी बढ़ती है तथा कम होने पर पूंजी कम होती है। नेक्स्ट आपका अगली लेखा अवधि में अशुद्धि सुधार आपको किस प्रकार से करना है, यानी करंट ईयर में अगर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है एरर में तो आपको नेक्स्ट ईयर में जो अशुद्धि सुधार है वो किस प्रकार से करना है। नोट दे रखा है इसमें, पिछले वर्ष की अशुद्धि को सुधार से चालू वर्ष का लाभ हानि प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी जैसे आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 वाला जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसकी मद आपको 1 अप्रैल 2025 वाले यानी 31 मार्च 2026 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आप संशोधित उसमें उसका रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये करंट वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो पिछले वर्ष की मदों में अगर कोई संशोधन किया जाता है, शायद सुधारात्मक प्रविष्टि की जाती है, तो उसमें जो करंट वाले फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रकार से लाभ हानि जो भी लाभ हानि है वो इम्पैक्ट या प्रभावित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है अतः निम्न दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अब कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है वो देखते हैं। फर्स्ट तो है यदि उच्चंती खाता बैलेंस शीट में दिखाया गया है, ये महत्वपूर्ण है, यानी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, यदि उच्चंती खाता बैलेंस शीट में दिखाया गया है तो और उसमें सिचुएशन दे दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होगा। यदि उच्चंती खाता बैलेंस शीट में दिखाया गया हो तो इस हेतु सुधार प्रविष्टि करते समय पी&एल अकाउंट को प्रभावित करने वाली मदों को डीआर यानी डेबिट व सीआर यानी क्रेडिट न करके केवल क्या करना है, अगर उच्चंती खाता यानी जो सस्पेंस अकाउंट है अगर उसको बैलेंस शीट में दिखाया गया है तो आपको क्या करना है कि अगर नेक्स्ट ईयर में आप सुधार पुष्टि करेंगे तो पी&एल अकाउंट की जो भी मदें हैं डेबिट की है क्रेडिट की है उनको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है और नया अकाउंट आपको ओपन करना होगा। यानी पी&एल एडजस्टमेंट को डेबिट व सीआर किया जाता है तथा अंत में पी&एल एडजस्टमेंट का शेष यानी पी&एल एडजस्टमेंट का शेष कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी पी&एल एडजस्टमेंट में अगर कोई मद डेबिट होती है तो उसे आपके जो भी लाभ है वो कम होंगे, अगर वो सीआर होती है तो वो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा यानी प्रॉफिट होंगे, और जो भी राशि आती है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यदि उच्चंती यानी सस्पेंस खाता लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यदि आपका जो सस्पेंस अकाउंट है वो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है यानी पी&एल अकाउंट में अगर उसको ट्रांसफर कर दिया गया है तो उस संबंध में आपको क्या करना है, तो केवल व्यक्तिगत यानी जो आपके व्यक्तिगत खाते हैं यानी पर्सनल अकाउंट है और वास्तविक खाते हैं यानी व्यक्तिगत और वास्तविक खाते यानी माल संबंधी खातों के अलावा ये ध्यान रखना है
यानी माल संबंधी वास्तविक खातों में माल संबंधी जो खाते हैं उसके अलावा, यानी परचेज सेल्स रिटर्न, सेल्स परचेज रिटर्न, इस प्रकार के जो माल संबंधी खाते हैं उनके अलावा वास्तविक खातों की ही सुधार पुष्टि हो सकती है। किसकी? केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खातों की ही सुधार पुष्टि की जाएगी। अब वास्तविक खातों में भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि माल संबंधी खातों के अलावा ही सुधार पुष्टि की जाएगी, यानी इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका रेक्टिफिकेशन एरर वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ दे दूंगा और साथ में जो एमसीक्यूज है बाइलिंगुअल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई आपको क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अभी आपकी कई साथियों का कमेंट है कि सर अभी टैक्स ऑडिट पोस्टिंग स्टार्ट नहीं की है, तो पहले मैं आपका बेसिक अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, या जस्ट इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे, यानी मार्च के लगभग इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर बाद में आपका ऑडिट स्टार्ट करेंगे, यानी आपका ऑडिट करेंगे, फिर टैक्स और कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे ये कंप्लीट होती है फिर उसके बाद में इनकम टैक्स, कॉस्टिंग और एफएम एडवांस अकाउंटिंग और आपकी जो कंप्यूटराइजेशन अकाउंटिंग है वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप चिंता ना करिए, अभी तो आपकी वैकेंसी आई नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको काफ़ी इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। यानी जहाँ तक गवर्नमेंट ने जो अभी दिसंबर जनवरी 2025-26 में जब वो आपका कैलेंडर जारी किया गया था 1 लाख भर्तियों का, तो उसमें जो एग्ज़ाम डेट आपकी अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है, तो अक्टूबर 2026 तक आपकी एग्ज़ाम लगने की पॉसिबिलिटी है। अब अब इसमें देखना यह होगा कि अगर आपका विज्ञापन जल्दी मार्च अप्रैल में जारी कर दिया जाता है तो क्या एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक भी लग जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कोर्स है, मैं रोज़ाना कंटिन्यू एक एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आपका कोर्स है वो लगभग जून के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपके 200 प्लस वीडियोज़ रहेंगे। तो आपको कोई अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अभी टैक्स स्टार्ट नहीं किया, कॉस्टिंग नहीं किया, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपको कुछ वेट करना होगा क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग होता है और भी इसके अलावा अन्य कार्य होते हैं। तो मैं रोज़ाना आपके लिए एक एक वीडियो बना रहा हूँ, वो काफ़ी है। तो आपका कोर्स चिंता ना करें, आपका कोर्स समय पे हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी टाइमिंग मिलेगा। ठीक है।